students, welcome to AIB Education at Study with Anas sir. Today I will be start in class 12th business study chapter number 3 business environment. और लास्ट क्लास की वीडियो में हमने 3.1 तक कवर कर लिया था और आज क्लास की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे 3.2 यानी डीमोनेटाइजेशन। तो डीमोनेटाइजेशन बेसिकली बहुत सिंपल और इजी पार्ट है हमारे इस चैप्टर का और ये ज़्यादा पूछा भी नहीं जाता पेपर के अंदर। अगर पूछा जाता तो सिंपल पूछा जाता, बट फिर भी हम इसको पूरी तरीके से पढ़ेंगे, इसके इम्पैक्ट, इसके चेंजेस सब जानेंगे। तो पहले हमारे पास मिलता है फीचर्स ऑफ डीमोनेटाइजेशन, बट इससे पहले हमें समझने की ज़रूरत है कि डीमोनेटाइजेशन होता क्या है। देखिए, डीमोनेटाइजेशन वो होता है जो कि सरकार करती है पब्लिक के लिए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई हमारे नोट चल रहे हैं 500,000 के, जैसे हुआ था 2016 के अंदर। तो क्या हुआ था, वो नोट बंद कर दिए गए जिससे लोगों के पास जो मनी है, कैश रखा हुआ है, वो निकले बाहर और वो बैंक के अंदर डिपॉजिट करवाएं और अपने नोट को एक्सचेंज कर दें। इसी को ही डीमोनेटाइजेशन बोला जाता है। जब डीमोनेटाइजेशन होता है तो जो लोगों के पास ब्लैक मनी रखा हुआ रहता है वो बाहर निकल कर आता है। अब जब वो वैलिड नहीं रहता यानी लीगल टेंडर मनी के अंदर वो नहीं काउंट होता तो उससे हम कोई ट्रांजेक्शन भी नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये अल्टीमेटली सारा पैसा जो है वो बैंक के अंदर पहुंच जाता है और लोगों का बिलीव ये रहता है कि हम बैंक के अंदर डिपॉजिट करें। और जब बैंक के अंदर अल्टीमेटली पैसे हमारे डिपॉजिट रहेंगे तो क्या होगा, बैंक के पास पैसा रहेगा, वो आगे लोन अच्छा देगा जिससे हम भी फैसिलिटीज़ को उठा सकते हैं, यानी लोअर इंटरेस्ट रेट पे हम भी लोन ले सकते हैं। इसलिए डीमोनेटाइजेशन के हमारे कई सारे फ़ायदे भी होते हैं और डीमोनेटाइजेशन के नुकसान भी यही होते हैं कि बेसिकली सभी पैसा बैंक में रखना होता है। कैश का अगर हमारे पास कुछ भी रखा और इन केस फ्यूचर में कोई डीमोनेटाइजेशन हो जाती है तो वो हमारे लीगल टेंडर मनी नहीं रहता, उसको हमें चेंज करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप फीचर की तरफ बढ़ते हैं। फीचर्स ऑफ डीमोनेटाइजेशन क्या होता है? देखिए, इसका फीचर यही है कि टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव मीजर, यानी कि टैक्स को मीज़र करने में बहुत मदद करता है ये। और क्योंकि लोगों के पास जब ब्लैक मनी निकल जाती है तो सरकार को पता लगता है कि एक्चुअल में हमारे पास टैक्स कितना आना चाहिए था। दूसरा, टैक्स इवेजन कंट्रोल मीज़र, इसका मतलब भी सेम यही है कि जो टैक्स का इवेजन होता है उसके ऊपर फुल्ली कंट्रोल होता है हमारा डीमोनेटाइजेशन के बाद। तीसरा आता है क्रिएटिंग लैश कैश इकोनॉमी, यानी कि जब डीमोनेटाइजेशन होता है तो लोगों के पास जो बचा कुचा पैसा होता है या जो भी कैश रिजर्व होता है तो वो कहाँ जाके डिपॉजिट करते हैं, बैंक के अंदर, जिससे हमारी इकोनॉमिक के अंदर कैश जो है वो कम हो जाता है और बैंक के पास जो पैसा होता है वो बढ़ जाता है। तो ये हमारा क्रिएट करता है लेस कैश ऑफ इकोनॉमी। तो ये थे हमारे कुछ फीचर्स। अब हम पढ़ते हैं कुछ आगे के टॉपिक्स क्या आते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमें टॉपिक मिलता है इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991। तो इसका मतलब यह है कि जो हमारे इकोनॉमिक की एक्टिविटी है उसके अंदर चेंजेस आए 1991 के बाद। क्यों? क्योंकि जब पहले हमारी इकोनॉमी थी वो सब किसी के अंडर आती थी, गवर्नमेंट के अंदर आती थी। गवर्नमेंट ही सारी बिजनेस ट्रांजेक्शन करती थी, सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी करती थी। बट इससे ये देखा गया कि जब गवर्नमेंट के अंदर सभी चीज़ें आ रही हैं तो उनमें हमारी जो इकोनॉमी ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पा रही थी। अगर किसी नए पर्सन के पास कोई न्यू बिजनेस का इन्वेंशन का आइडिया है, कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी का आइडिया है, तो वो उसको भी प्रेजेंटेशन नहीं कर पाता था क्योंकि रिस्ट्रिक्शन इतनी होती थी। अगर वो कोई नया बिजनेस खोलना भी चाहता है अपना तो उसे कई सारा लंबा प्रोसेस करना पड़ता था जिससे वो खुद ही हार मान के बैठ जाए। जैसे कि यहाँ से ऑर्डर पास करवा के लाओ, पहले ये एप्लीकेशन भरो, पहले ये फॉर्म भरो, तब जाके यहाँ पे ऑर्डर पास करवाओ, जिससे काफ़ी मुश्किल होता था एक न्यू बिजनेस को खोलना। बट यही प्रॉब्लम को फिनिश किया गया 1991 में और लिबरलाइजेशन की नीति अपनाई गई। यानी कि इसमें क्या किया गया, आप लिबरल हो, आप फ्री हो, बिल्कुल जो मर्जी चाहो वो बिजनेस आप खोल सकते हो। बट कुछ बिजनेस के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई कि भाई इसको गवर्नमेंट ही करेगी, जैसे कि हथियारों का बिजनेस और बम वगैरह का और रेलवे का। तो ये सब कुछ बिजनेस है हमारे जिनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगी कि इनको तो गवर्नमेंट ही करेगी, बाकी जो करना है आपको करो। तो लिबरलाइजेशन की गई, यानी कि जो कठिनाइयाँ थी एक न्यू बिजनेस को खोलने में उसको कम किया गया। फिर प्राइवेटाइजेशन, यानी लिबरलाइजेशन जब हो गई तो जब बिजनेस हमारे खोलने लगे तो प्राइवेटाइजेशन होने लगी इन चीज़ों का, यानी कि कोई भी अपनी पर्सन अपनी फैक्ट्री लगा सकता था, अपने गुड्स को बेच सकता था ईजिली और भी कई सारी चीज़ें कर सकता था बिजनेस एक्टिविटी के अंदर। और तीसरी जो नीति अपनाई गई वो अपनाई गई ग्लोबलाइजेशन की, यानी कि अभी तक तो जो हम बात कर रहे हैं वो किसके अंदर कर रहे हैं, देश के अंदर ही कर रहे हैं। फिर ग्लोबलाइजेशन की नीति अपनाई गई क्योंकि हमारी इकोनॉमी ग्रो करे, यानी कि इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी, इन सभी पे बातों पर विचार किया गया, टैक्सेस पे विचार किया गया ताकि हम अपने गुड्स को बाहर के देशों में बेच पाएँ। पहले क्या होता था, हमारे गुड्स बाहर तो जाते थे बट उन पर टैक्सेस वगैरह जोड़ के वो इतने महंगे हो जाते थे कि वहाँ के पर्सन, यानी कोई भी किसी भी देश के पर्सन उन गुड्स को खरीद ही नहीं पाते थे, अफोर्ड ही नहीं कर पाते थे। उससे अच्छी क्वालिटी के गुड्स उनके देश के अंदर उससे सस्ते मिल जाते थे। तो इसीलिए ग्लोबलाइजेशन में विचार किया गया, यानी कि जो हमारी इकोनॉमिक रिफॉर्म थी उसमें जितनी भी इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी थी उनको फिनिश कर दिया गया एक हद तक। तो ये थी हमारी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। और आगे बढ़ते हैं, क्या क्या टॉपिक आते हैं हमारे पास। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास आते हैं अब इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस ऑन द बिजनेस एंड इंडस्ट्री, यानी कि जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ होती हैं, रिफॉर्म्स होती हैं, जब वो इम्पैक्ट क्या करती हैं, जब वो चेंज होती हैं हमारी बिजनेस और इंडस्ट्री के ऊपर। तो पहला जो आता है वो आता है इंक्रीजिंग कॉम्पिटिशन, यानी कि अभी मैंने पढ़ा कि इकोनॉमिक रिफॉर्म के अंदर सबसे पहले क्या किया गया था, लिबरलाइजेशन
लिबरलाइजेशन कर दिया गया था, यानी चीज़ों को लिबरल करना शुरू कर दिया था, जिससे क्या हुआ, हमारे कंपटीशन इंक्रीज़ हुआ। यानी कि अब कोई भी पर्सन किसी भी तरीके का बिजनेस कर सकता है जो कि लीगली है। अब जब लीगली बिजनेस आ रहा है, फॉर एग्जांपल एक पेंसिल का एग्जांपल लेते हैं कि दो कंपनियां एक जैसी पेंसिल बना रहे हैं कि बिजनेस कर रही हैं, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा बेटर क्वालिटी प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे जिससे वो अपने मार्केट के अंदर बना रहें, इसलिए हमारी कॉम्पिटिशन जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। दूसरा, मोर डिमांडिंग कस्टमर की डिमांड बढ़ जाती है, जब बेसिकली क्वालिटी उन्हें मिलेगी तो डिमांड तो बढ़ाएंगे ही। तीसरा आता है रैपिडली चेंजिंग द टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट, यानी कोई भी गवर्नमेंट की पॉलिसी अगर कोई इसमें चेंज आता है तो अल्टीमेटली हम टेक्नोलॉजी को हमें चेंज करना पड़ता है जिससे हमारा बिजनेस ग्रो करे। चौथा आता है नेसेसिटी फॉर चेंजेस, यानी कि जब कोई भी अपडेशन आती है तो हमें ये ज़रूरी हो जाता है अपने बिजनेस को भी अपडेट करना, यानी कि जब हम चेंजेस के साथ चलेंगे तभी हमारा बिजनेस क्या कर पाएगा, ग्रो कर पाएगा। अदरवाइज हम अपनी पुरानी चीज़ों को लेके बैठे रहेंगे, पुरानी टेक्नोलॉजी को, पुरानी चीज़ों को, तो हम ग्रो नहीं कर पाएंगे। इसीलिए बताया गया है कि चेंजेस के साथ अपने आप के अंदर भी चेंजेस करना क्या है, ज़रूरी हो जाता है। फिर आता है फिफ्थ, नीड फॉर डेवलपिंग द ह्यूमन रिसोर्सेज, यानी कि आज की टाइम में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो वो किसको है, डेवलपिंग फॉर ह्यूमन रिसोर्सेज, जो कि इसमें हो जाती है। ठीक है, और भी कई सारे इसके नेगेटिव इंपैक्ट भी पड़ सकते हैं और पॉजिटिव भी पड़ सकते हैं। और सिक्स्थ आता है मार्केट ओरिएंटेशन, यानी मार्केट ओरिएंटेशन बढ़ जाती है। सेवंथ आता है लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट टू द पब्लिक सेक्टर, यानी कि जब प्राइवेटाइजेशन करना शुरू किया चीज़ों का तो उसमें क्या है, चीज़ें बढ़ गई, बिजनेस बढ़ गया, उसमें क्या हुआ, गवर्नमेंट का एक तरह से लॉस तो हुआ, यानी कि जो उसकी इनकम हो रही थी टैक्स से जो भी कुछ, बट उसकी इकोनॉमी ग्रो कर गई, तो अल्टीमेटली वो देखा जाए तो उससे ज़्यादा टैक्स वो अब भी वसूल कर पा रहे हैं। तो ये हमारे कुछ इंपैक्ट थे गवर्नमेंट पॉलिसी के, आई होप आपके क्लियर हुए होंगे। और बढ़ते हैं आगे, और लास्ट टॉपिक ये है हमारा इस बिजनेस चैप्टर का, मैनेजरियल रिस्पॉन्स टू चेंज इन बिजनेस एनवायरनमेंट, यानी कि मैनेजरियल रिस्पॉन्स की तरफ से क्या चेंजेस आते हैं हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आता है ब्रांड बिल्डिंग। ब्रांड बिल्डिंग का मतलब ये होता है कि हमें बिल्डिंग की ब्रांडिंग में काफ़ी खर्च करना पड़ता है। एग्जाम्पल लिया जाए पेप्सी, सोनी, हुंडई, तो इसमें क्या होता है, जिस तरीके से हमारे गवर्नमेंट की चेंजेस आते हैं, पॉलिसीज़ आती हैं, तो उसमें क्या होता है, हमें अपनी बिल्डिंग का मतलब एक तरह से बिजनेस बताया गया, उसकी ब्रांडिंग में काफ़ी बड़ा अमाउंट हमें खर्च करना पड़ता है उसकी ब्रांडिंग बनाने के लिए बढ़िया तरीके से। दूसरा आता है कस्टमर फोर्स, यानी कस्टमर फोर्स पे सर्च करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो कस्टमर होता है हमारे, वो क्या करते हैं, एक लेटेस्ट अटेंशन पे चलते हैं, जो भी लेटेस्ट चीज़ें चल रही होंगी वो उसको ही परचेज़ करेंगे, तो हमें भी उनकी तरह अपने आप पे क्या करना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा, या फिर उनके हिसाब से चलना पड़ेगा, उनके फैशन के हिसाब से, तभी हम क्या कर पाएंगे, ग्रो कर पाएंगे। तीसरा आता है शार्पली इंप्रूव्ड कंपनसेशन लेवल, यस ये भी है। और फोर्थ आता है यूज़ ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, नई नई टेक्नोलॉजी को चुनना। तो ये था हमारा मैनेजर रिस्पॉन्स टू चेंज इन बिजनेस एनवायरनमेंट। आज की क्लास की वीडियो में हमारा चैप्टर नंबर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट खत्म होता है। आई होप आपके डीमोनेटाइजेशन के सारे टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हुए होंगे। फिर भी किसी भी टॉपिक के अंदर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।